चलो भाई। चलो, हमने कहाँ तक कर लिया था? पोटेंशियल ग्रेडियंट मैंने पढ़ा दिया था ना, यानी मैंने E इक्वल टू ये बता दिया था, माइनस dV अपान AR। चलो, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। नेक्स्ट टॉपिक है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या होता है भाई इक्वी पोटेंशियल सरफेस? जिसके सरफेस पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। हाँ, a surface every point of which potential is same is called simple EPS, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, अब जरा देखो, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं तो आपने पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ा है ना, क्या आया था? अगर मैं R को फिक्स कर दूं, यानी अगर मान लो मैं किसी इस चार्ज को मैं सेंटर पे रख दूं हैं, और R को फिक्स करके एक सरफेस ड्रा करूं, तो क्या इक्विपोटेंशियल होगा क्या? क्योंकि भाई Q तो फिक्स है ही और सरफेस है, इसलिए इसका R भी हर पॉइंट पर क्या होगा? सेम ही होगा। तो जब Q भी सेम, R भी सेम, तो भी सेम। इसका मतलब स्फेरिकल सरफेस जो होता है ना, वो इक्विपोटेंट, अगर कोई ऐसा स्फीयर जिसके सेंटर पर चार्ज रखा हो, तो वो स्फीयर किस तरह से एक्ट करेगा? इक्विपोटेंशियल। देखो, R भी सेम, Q भी सेम, तो V भी सेम। ठीक है, तो ये है हमारा इसी तरह जो सिलेंड्रिकल सरफेस है, वो जो मैंने लीनियर चार्ज वाला केस पढ़ाया था, यानी कोई एक वायर है जिसपे चार्ज लीनियरली, कोई चार्ज है जिसपे चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इससे क्या एक सिलेंड्रिकल सरफेस अगर मैं ड्रा करूं, लीनियर चार्ज डेंसिटी जो पढ़ाया था जहां पे ना डेरिवेशन करवाया था, तो ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है ये भी क्या होगा? इक्विपोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये जो स्फेरिकल सरफेस है भैया, और दूसरा जो सिलेंड्रिकल सरफेस है, ये क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह। बात समझ आ गई फिलहाल इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है? तो अब हम इसकी प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। तो पूछा जा सकता है एसएससी में इसी तरह क्वेश्चन पूछ लेगा, नेम, राइट नेम ऑफ टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ध्यान रखो, मैं करवा रहा था, मैं देखा हूँ 7-8 साल का पेपर, वो इस तरह से बहुत पूछते हैं लोग। ठीक है, और इक्विपोटेंशियल ध्यान रखो 2 डायमेंशनल भी हो सकता है और 3 डायमेंशनल। जैसे स्फीयर क्या 3D है ना, स्फीयर 3D है, 3D भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल 2D। तो मे बी 2D और 3D। नेक्स्ट पॉइंट, अगर कोई एक सर स्क्वायर जो होता है वो 3D होता है सर, और 2D होता है।
हाँ सर, हाँ स्फीयर क्रिएट है सर्कल टू। असल में स्फीयर में लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों चीज होती है, सर्कल में सिर्फ एक्स और वाई होता है, जेड नहीं होता, तो सर्कल टू डी होता है। ठीक है, चलो अब इसकी प्रॉपर्टी इसी तरह तो क्या हो जाएगा भैया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन दी spherical surfaces जीरो, होगा कि नहीं? जब हर पॉइंट पर इक्वी पोटेंशियल के, अगर इक्वी पोटेंशियल के हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है तो जाहिर सी बात है दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। तो सो वर्क डन टू मूव a charge from one point to another point on the equipotential surfaces क्या होगा भाई, जाहिर सी बात है W क्या होता है, Q, क्या लिखा था वी ए माइनस वी बी या V1 माइनस V2 जो भी रहा हो। तो भैया दो पॉइंट ले लो, जब दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, जीरो मल्टीप्लाई होगी। तो कहने का मतलब इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर अगर आप किसी चार्ज को मूव कराओगे तो आपको वर्क नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये सर इसकी प्रॉपर्टीज की, हाँ ये तो प्रॉपर्टी याद रखो, इसी तरह बेस से उठते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। जैसे सेकंड वाला पॉइंट है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ स्फेरिकल सरफेस इज जीरो। नहीं ना भाई, ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होंगे ना वो इक्विपोटेंशियल के हर पॉइंट पर क्या होंगी, परपेंडिकुलर। सब कुछ इक्वल है, इक्वल कर दोगे। भैया हमको एक फील इधर लेने दो। इधर बुलाते हैं, इधर अपने आप को देखा करते हैं। ये पेंटा पेन है, इस पर लिखा जाता है सब। हो गया, लिख रहे हो? लिखो लिखो। चलो हो गया। लास्ट पॉइंट
नहीं ये और two equipotential surface will not intersect क्यों भैया, रीजन समझ लो। क्योंकि अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट करेंगे ना, तो फिर वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो नॉर्मल है इसके, वो भी आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। जबकि आपने प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में पढ़े हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से भी इंटरसेक्ट नहीं करते, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो उस जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड की हो जाएगी, और किसी एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखो कि कभी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। ओके, इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट, क्लोजनेस ऑफ द equipotential surface represents at any point represents strongness of the electric field at that point. Closeness of the equipotential surface at any point represent the strongness of, यानी जिस पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोज होंगे, पास पास होंगे, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, जहां पर वो दूर दूर होंगे वहां पर कमजोर होगी। क्यों भाई, डिस्टेंस से कनेक्ट करना पड़ेगा। हो गया इतना? चलो, हो गया। इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं, ध्यान रखो, छोटे क्वेश्चन इस पे बहुत बनते हैं, 1 नंबर वाले। आप में मैं पेपर देख रहा था, इस पे थे क्वेश्चन। काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल when placed between some potential difference। मान लो ये दो प्लेट हैं, एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट। हमने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे छोड़ दिया। अच्छा, पहले पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इस प्लेट के अंदर। और चूंकि ये पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर से इधर पे होगी। अब पोटेंशियल डिफरेंस की डायरेक्शन नहीं होगी, वो स्केलर क्वांटिटी ना, तो फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? क्योंकि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये पढ़े हो ना, F/Q। अब इसमें तुम एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो तो इलेक्ट्रॉन कैसे भागेगा? जिधर फोर्स लगेगा उधर भागेगा। अब यानी जब अब ये हमने क्या लिखा, काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल व्हेन प्लेट बिटवीन सम पोटेंशियल डिफरेंस। अब वो पोटेंशियल डिफरेंस चाहे दो प्लेट लगा के आप क्रिएट कर दो, जैसे चाहो क्रिएट कर दो। तो जब आप किसी पोटेंशियल डिफरेंस जहां पे होगा वहां पे जब आप चार्ज पार्टिकल को रखते हो तो क्या होगा, उस पर एक फोर्स अप्लाई होगा। तो फोर्स की वजह से मूव करने लग जाएगा, मोशन में आ जाएगा। मोशन में आएगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी।
तो अब उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गया इलेक्ट्रॉन के पास ये, लेकिन सवाल ये काइनेटिक एनर्जी आया कहाँ से उसके पास? जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके पास उसी से तो उसको मिला। अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस ना आता तो ना फोर्स लगता ना उसके, इसीलिए ये इक्वल होता है ईवी के। ये है पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, पीडी पोटेंशियल डिफरेंस। ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स 1.6 इंटू 10⁻⁹ और के की वैल्यू आप ये भी रख सकते हो, हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू, ये भी फार्मूला, के की वैल्यू ये होती है ना, यानी जब इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा तो उसके पास वेलोसिटी भी होगी, इलेक्ट्रॉन का मास भी है। तो इलेक्ट्रॉन का मतलब जो चार्ज पार्टिकल होगा उसका मास। अब जरूरी नहीं कि हमेशा इलेक्ट्रॉन ही रहे उसके अंदर, प्रोटॉन भी हो सकता है, अल्फा पार्टिकल भी हो सकता है, ठीक है। तो जो चार्ज पार्टिकल होगा उसकी स्पीड उसका मास, और ये जो v है कैपिटल V, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। बताइए भैया आपको हमारे जज्बात समझ आए? ऐसे एक काम करो, हम एक नॉर्मल चार्ज ले रहे हैं, वो चार्ज कोई भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए एक नॉर्मल फार्मूला बताते हैं, यहाँ क्यू कर दो। असल में ई लिखोगे ना तो ई तो स्पेसिफिक हो गया कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन की ही बात हो रही है। अब अगर इसमें अब फॉर इलेक्ट्रॉन हम स्पेशल बना रहे हैं, स्पेसिफिक केस की फॉर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, ये फार्मूला चेंज हो जाएगा। हाँ हाँ, फिर स्क्वायर बराबर ई। बट इलेक्ट्रॉन की अगर कोई और होगा तो फिर जो उसका क्यू होगा, जैसे प्रोटॉन का तो ई ही होगा, बट अगर अल्फा पार्टिकल होगा तो उसका 2e होता है चार्ज। बताओ भाई। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल जब आप पोटेंशियल डिफरेंस में रखोगे तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ ही जानी है। ये ध्यान रखो कि वन इलेक्ट्रॉन, ये वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी की यूनिट होती है, ये होती है 1 जूल। ये ईवी क्या है? ये जो ईवी ईवी है ना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? यूनिट ऑफ एनर्जी है जिसकी, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना हो तो क्या करोगे आप? इतने से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड। असल में हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है ना वो बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं। जूल वगैरह हम बड़ी दुनिया के ऑब्जेक्ट को डील करने के लिए एनर्जी में यूज कर रहे हैं। जैसे हमने कुर्सी उठा के यहाँ ले आया तो अब इसमें कितना वर्क किया, तो ये बड़ी ऑब्जेक्ट है ना कुर्सी, तो यहाँ पर जो वर्क यूज करेंगे वहां वर्क की यूनिट जूल यूज करेंगे।
बट जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड होता है, अब वहां भी जैसे बिल्कुल, अब ऐसे समझ लो कि मान लो कि हम यहाँ से इतना, हमने इस रूम में हमने इस रूम में क्या हुआ, इस रूम में हम 4 कदम चले, अब हम इसको मेजर, अब ये जो डिस्टेंस हमने कवर किया इसको मेजर करूँ मैं लाइट ईयर में या इसको मेजर करूँ मैं किलोमीटर में, तो बेवकूफी है ना भाई। छोटा सा डिस्टेंस उसको मीटर सेंटीमीटर में बात करो, ज्यादा से ज्यादा करना है तुम लाइट ईयर में बात करो। तो वही बात है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के छोटे पार्टिकल तो उनकी एनर्जी हम जूल में नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बात करते हैं, छोटी यूनिट में बात करते हैं। बात समझ आ गई? जी ठीक है, चलो। अब एक टॉपिक है आपका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया भैया? मानो, चलो अब इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? स्कूल वगैरह तो अभी ओपन हुआ नहीं है, स्कूल वगैरह तो ओपन हुआ नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, मान लो कोई चार्ज जो है इन्फिनिटी पे, एक को हम ला के यहाँ पे रखें, क्या इसको लाने में कुछ वर्क हो? असल में यहाँ वर्क हम मेजर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के रिपल्सन या अट्रैक्शन से, उससे मेजर करेंगे बात ध्यान रखना। तो कोई वर्क होगा इसको लाने में? नहीं होगा, क्योंकि पहले से कोई चार्ज है नहीं कि जिसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह रहा हो, तो उसके अंदर ला रहे हैं तो वो फोर्स लगा रहा है, रिपल कर रहा है या अट्रैक्ट कर रहा है। ये बोर्ड बिल्कुल समझ लो अभी कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब इस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ला के सिंपल रख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब फिजिकल वाला मेहनत की बात मत करो कि फिजिकली लेके आ रहे हैं तो भाई हम तो वर्क कर रहे हैं। यहाँ जो हम चैप्टर के अंदर जो वर्क पढ़ रहे हैं ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, तो जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा हम वर्क उसको, हम अपने फिजिकल वाले वर्क को उसको वर्क नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है? तो हमने ला के यहाँ पे रखा, कोई वर्क होगा नहीं होगा। अब एक दूसरा चार्ज है, उसको लेके आ रहे हैं यहाँ, मान लो यहाँ पे ला के रखा, अब कुछ वर्क होगा? तो जब दूसरे को लेके आओगे ना तब वर्क होगा, क्योंकि पहले से Q1 रखा है, अब जैसे Q1 रखा है उसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेगा। अब ये उसका इलाका हो गया, अब उसमें जब Q2 को लाओगे अगर सेम नेचर का रिपल कर देगा, अपोजिट हैंड डायरेक्ट कर लेगा, कुल मिला के। तो अब भैया जब आपने पहले से Q1 रख दिया है तो अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, अब जब आप Q2 को लाओगे उसके अंदर तो आपको रिपल करेगा, जैसे उसके एरिया में तुम अंदर घुसोगे वो रिपल करता जाएगा, और आप क्या करोगे फिर, आपको वर्क करना पड़ेगा उसकी तरफ आने के लिए। अब हमेशा याद रखो जब भी कोई वर्क होता है किसी सिस्टम में, तो हमेशा वो एनर्जी के फॉर्म में ही स्टोर होता है, हमेशा, ठीक है? जैसे कभी पार्क जाओ, हम जा मान लो बैठ जाए झूले पे, अच्छा झूले पे बैठ जाओ, हम जब तुरंत खुद ही झूलने लग जाओ, नहीं झूलोगे ना, राज क्या करके पीछे पकड़ के झूला यहाँ लेके आएंगे। अब सवाल ये है कि पहले हम जब बैठे थे कोई कुछ नहीं हो रहा था, आपने उसको यहाँ से खींच के यहाँ तक झूले को लाए, फिर छोड़ा तो क्या हुआ? अब सवाल ये सिर्फ उतना खींचने में उसके अंदर कहाँ से इतनी एनर्जी आ गई झूले के अंदर कि वो झूले जा रहा है। तो वो जो इन्होंने ताकत लगा के खींचा था झूले को, 60-70 किलो वेट को उठाया था यहाँ तक ला कर, तो वर्क किया था ना, वही वर्क तो स्टोर हुई है उस सिस्टम के अंदर। सिस्टम मतलब हमजा प्लस झूला, इसको बोलते हैं, ये एक सिस्टम बना, ठीक है? तो वो जो वर्क आपने किया वही उसके अंदर स्टोर हो गई एनर्जी के फॉर्म, अब वो झुला रही है बार बार। तो हमेशा याद रखो कभी भी नेचर के अंदर अगर कहीं पर वर्क हो रहा है तो वो वेस्ट नहीं जा रहा, वो कहीं ना कहीं एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगी। जैसे ये हमारी कार है भैया, ठीक है, अभी ये चल नहीं रही है, लेकिन अभी हम इसको पीछे करें, अगर इसको चलो हाँ जाकर इसको पीछे खींचे तो क्या होगा? सिंपल इसको पीछे करके जब खींचते हो छोड़ के भाग जाती, क्यों? जब आप पीछे खींचते हो तो वर्क करते हो, फोर्स लगा रहे हो पीछे ना, अब वो डिस्प्लेस भी हो रही ना, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क हुआ कि नहीं हुआ? वो वर्क कहाँ गई? इस कार वाले सिस्टम में स्टोर होगी, जैसे छोड़ोगे
वही वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, उसको मूव करा। तो डेली लाइफ में बड़ा तगड़ा प्रिंसिपल है फिजिक्स के अंदर, जब भी कोई वर्क होगा वो एनर्जी के फॉर्म में जरूर स्टोर होगा। तो अब तुम जो Q2 को ला रहे हो वहां से, तो तुम वर्क कर रहे हो इसके अगेंस्ट ना, तो वो वर्क कहाँ जाएगा? ये Q1 Q2 मिलके जो सिस्टम बनाएंगे ना, उसी सिस्टम में स्टोर हो जाएगी एनर्जी के फॉर्म में। उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज सिस्टम भी बोल सकते, ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्ज। तो पोटेंशियल एनर्जी कहां से ये क्रम आया, हेडिंग कैसे पढ़ा, बात समझ आई? ठीक है, मान लेते हैं दोनों चार्ज कुछ डिस्टेंस पर हैं, ठीक है। हाँ, अब पोटेंशियल एनर्जी का डायरेक्ट जो फार्मूला होता है वो लिख लो, 1/4πε0 Q1 Q2 अपन, हाँ यू से, कैपिटल यू से, जहां डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज है, Q1 Q2 क्या है, उनके मैग्नीट्यूड है चार्जेस के। बात समझ आई भाई? अब बुक जरूर जाएगा हैं? So this is the expression for the electric potential energy of the system of charge, ठीक है। और इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे मैंने देखा एसएससी में 4 पेपर मैंने पढ़ा था, चारों पे क्वेश्चन, चारों सेट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हो गई बात। अब इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट क्या बनेगा। केस 1, इफ Q1 and Q2 आर सेम साइन। सोचो, अगर जो दोनों चार्जेस हैं वो सेम साइन के, यानी दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो क्या होगा, दोनों रिपल करेंगे एक दूसरे को, रिपल करेंगे ना। तो अब तुम Q2 को जब लेके आओगे इस पर, तो वर्क करेगा कौन? यानी अब Q जब दोनों अगर सेम साइन के हैं, तो तुम जब ला रहे हो तो रिपल्सिव फोर्स होगी, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव नेचर का। तो यहां पर Q2 को लाने में वर्क करेगा कौन? अच्छा ध्यान रखो, यहाँ दो चीजें देखी जाती हैं, वर्क डन बाय विच। जब दो दो चीजें हमेशा याद रखो कि जब आप वर्क की बात करो तो आपको ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि वर्क डन बाय विच, या फोर्स अप्लाइड बाय विच। फोर्स और वर्क के केस में जरूर देखो कि वर्क कर कौन रहा है, फोर्स लगा कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि रिपल्स इलेक्ट्रिक फोर्स रिपल्सिव है, आप लेके आ रहे हो ना Q2 को उसकी तरफ, तो एक्सटर्नल बॉडी वर्क करेगी। सो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट ऑन द सिस्टम होगा। तो ये ऑन द, बाय द, ये सब बड़ा मैटर करता है। तो अगर सेम नेचर के हैं तो पहला पॉइंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, विल बी रिपल्सिव इन नेचर। क्यों भैया? अब जब रिपल्सिव होगा तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, और दूसरा वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द एक्सटर्नल एजेंट, बट बाय ऑन द सिस्टम करोगे ना।
अच्छा, इसमें एक केस, ये केस क्या है, Q1 Q2 सेम साइन के है ना, इसमें भी एक सब केस बनेगा when both charges bringing together। क्या होगा, यानी पहला केस क्या है भाई, दोनों सेम नेचर के तो हैं चार्जेस, बट पहला केस क्या है, हम दोनों को पास ला रहे हैं। तो जब पास लाओगे तो फोर्स रिपल्सिव है, आप पास आ रहे हो तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट होगा और वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। तो अब जरा बताओ, सिस्टम यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, यहाँ पर एक्सटर्नल बॉडी वर्क कर रही है, तो वो जो एक्सटर्नल बॉडी वर्क करेगी वो वर्क जाएगा कहाँ, इस सिस्टम, इसी सिस्टम पे कर रहा है ना, वर्क डन ऑन द सिस्टम है ना। अब वो वर्क कौन कर रहा है, बाहर वाला इंसान, तो बाहर वाला जो करेगा इस सिस्टम पे वर्क, वो वर्क कहाँ जाएगा, इस सिस्टम के अंदर स्टोर तो ही तो होगा। तो क्या मतलब, इसके पास एक एक्सटर्नल एडिशनल एनर्जी आ जाएगी ना, एडिशनल वर्क स्टोर हुआ ना, मतलब इसके पास एनर्जी एडिशनल होगी कुछ, मतलब क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो कंक्लूजन क्या है, सो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। ये चारों पॉइंट अहम है, ध्यान रखो। Q1 Q2 दोनों सेम साइन के हैं, और जब आप दोनों को पास ले जा रहे हो तब ये सारे केस फिल कर लो। भाई वर्डन बाय द सिस्टम कोई तीसरा दूसरा इंसान कर रहा है ना उस सिस्टम पे, तो वो जो मेहनत करेगा वो कहाँ जाएगा। अब जैसे यही कार थी, अब जैसे चलो कार हमारी खो गई यार 20 रुपए की, झूला वाला समझ लो, झूले वाले में राइड आप कर रहे थे ना, तो एक्सटर्नली आप वर्क कर रहे थे ना, आपने जो मेहनत की वो कहाँ गई, उस सिस्टम पे, झूले पे ऑन द सिस्टम, ऑन द झूला किया आपने ना। अब वो जो वर्क आपने किया झूले में स्टोर हुई ना, तो यानी झूले की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई ना, तो वही तो हुआ। वो जो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट होगा ऑन द सिस्टम, वो कहाँ जाएगा, उस सिस्टम के अंदर ऐड हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे, ध्यान रखो। चलो भैया अगला केस, अगला इसमें सब पॉइंट क्या बनेगा कि व्हेन बोथ चार्जेस when both charges are separate to each other। अच्छा ध्यान रखो, अभी यही मेन सब हेडिंग है, Q1 Q2 सेम ही साइन के, पहला जब दोनों को हमने पास ले गए, फिर अब दोनों को दूर ले जाने, तो अब क्या होगा, जब दूर ले जाओगे तो अब दिमाग लगाओ। सोचो भाई, रुक जाओ भी, हम जरा समझो। Q1 Q2 अब तुम दूर लिए जा रहे हो, अरे भाई पहले ही रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, पहले इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक रिपल्सिव फोर्स पहले उनको रिपल दूर भेज रहा है ना, तो तुम दूर ले जाने में कौन सा काम करो भाई वो, तो यहाँ पर एक्सटर्नल एजेंट को कुछ करने नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स तो खुद ही रिपल कर रहा है, तो तुम क्या करोगे, तो यहाँ पर वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, अब जब सिस्टम खुद वर्क करेगा तो मुझे बताओ उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज नहीं होगी। झूला अगर अगर झूले को तुम सपोर्ट ना करो, जब तुम सपोर्ट कर रहे हो तब तो उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी झूला, लेकिन तुम एक बार झुला के छोड़ दो, अब वो खुद वर्क कर रहा है ना, तो धीरे धीरे क्या होगा, रुक जाएगा। तो जब सिस्टम खुद वर्क करेगा, क्योंकि इस वक्त वो खुद रिपल कर रहा है, खुद वर्क कर रहा है सिस्टम, तो अब पॉइंट लिखो, फोर्स क्या होगा भैया, तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो अभी भी रिपल्सिव होगा, रिपल्सिव। नेक्स्ट पॉइंट, वर्क डन बाय, वर्क डन कौन करेगा यहाँ पर, बाय द सिस्टम। तो क्या होगा, सो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, खत्म। पोटेंशियल एनर्जी में डेप्थ है, ध्यान रखो, इसके ये पॉइंट आपको फील आने चाहिए, इस पे क्वेश्चन बनता है इसलिए। बाय द, ऑन द, फिर वर्क डन बाय विच, ऑन विच, कौन कर रहा है, किस पे कर रहा है, किसके अगेंस्ट कर रहा है,
ये सब चीजें मैटर करती हैं। अब इरेज नहीं, इसमें में थोड़ा स्मार्ट दिमाग लगाते हैं। केस 2, इफ Q1 Q2 आर अपोजिट साइन भैया, क्यों हो सकती है पॉसिबिलिटी ना कि हम जो सिस्टम बना रहे हैं अपोजिट नेचर के बना रहे हैं, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी वर्डन वर्डन बाय द ब्रिंगिंग टुगेदर ला रहे हो ना, वर्डन बाय, क्योंकि सिस्टम को खुद खींच लेंगे ना वो एक दूसरे को, बाय द सिस्टम। सो पोटेंशियल एनर्जी जब खुद कर रहे हैं तो डिक्रीज होगी ना। तो समझ आया कि जब दोनों अपोजिट नेचर के होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। अब जब आप उनको क्लोज ले जाओगे तो आपको तो कुछ करना नहीं, वो खुद ही एक दूसरे को खींचे ले रहे हैं, तो वर्ल्ड में बाय द सिस्टम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। और जब दोनों को सेपरेट करोगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पे तो है अट्रैक्टिव, यानी वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, फिर वर्क डन ऑन द सिस्टम। So potential energy increases. नोट करो। तो बात समझ आ गई भाई। ठीक है, so next lecture will be last lecture of this chapter.